मोनोलिथ मत समझिए। मुसलमान को एक होमोजेनस कम्युनिटी मत समझिए। उसमें बहुत सी शेड्स है, बहुत ही डिफरेंसेस है। आपकी सोच के लिए मैं एक बात केवल रखता हूं, ईरान में खोमेनाइजेशन हुआ, इराक में नहीं हुआ। कभी सोचिए क्यों? उसी तरह से सऊदी अरेबिया अलग ढंग की सोच रखता होगा, टर्की अलग ढंग की सोच रखता होगा। परस्पर विरोध भी होते हैं, जिसका लाभ भी लिया जा सकता है, इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, राजनीतिक लाभ भी लिया जा सकता है और सांस्कृतिक फायदा भी लिया जा सकता है। ये सब उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि बाजारवाद का प्रभाव केवल आपके देश पर हुआ ऐसा क्यों मानते हैं? हम एक बार ईरान में पावर जो इकोलॉन्स हैं ऑफ पॉलिटिकल पावर, अरब देशों में भी मैं जाता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, तो अंदर तक मुझे जाने की अनुमति रहती, जनान खाने तक जाता हूँ। तो अपनी बीवी के साथ एक पार्टी में जाना था और बीवी को तो मैं सब तरह से ढक करके ले जा रहा था, अच्छा बुर्का भी ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही जनान खाने के अंदर वो चली गई, लौट कर आकर जब उन्होंने बताया यहाँ तो हॉलीवुड का फैशन चालू स्थिति में है, बाकी चीजें तो बाहर है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि जब आप इस विषय पर सोचना शुरू करते हैं तो ऐसे 3-4 बातें हैं, उसका ध्यान रखिए। फिर आप जैसे भी बात चल रही थी, ये भी अलग अलग क्यों होते होंगे, उसका एक महत्वपूर्ण कारण होता होगा कि प्रकृति भूगोल बनाती है, मनुष्य इतिहास बनाता है, और भूगोल के कारण भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। इसके कारण एक धीरे धीरे जो शताब्दियों सहस्राब्दियों तक साथ रहते हैं, तब वो एक प्रकार का समाज बनता है। उसमें भारत की विशेषता है, राष्ट्र का अर्थ नेशन नहीं है, नेशन स्टेट ही नहीं है, कंट्रीब्यूट करना राति, राति से राष्ट्र बना है। उनके यहाँ अलग, यूरोप की उसमें अलग है, हंटिंग कम्युनिटी थी, कबीलाई एक तरह के लोग, उनके इकट्ठा आने का भी पर्पस और रहेगा, आपसी लड़ाइयाँ भी होंगी, कुछ और होंगी, कुल मिलाकर एक विशेष माहौल रहेगा, विशेष अधिष्ठान रहेगा, तदनुसार समाज बनेगा। और तदनुसार जब समाज बनेगा फिर उसकी फिलॉसफी होगी, उस फिलॉसफी के तहत ही आइडियोलॉजीज होंगी, आइडियोलॉजीज के तहत ही गोल ऑफ लाइफ होगा, गोल ऑफ लाइफ के अंतर्गत लाइफ वैल्यूज होंगे, उसी के अंतर्गत जीने वाले लोग आइडियल्स होंगे, आइकॉन्स होंगे, और वो जैसा रहेंगे कॉमन मैन्स लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा। उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उसके कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रहेगी। ये हम समझ लें अगर, और प्रकृति भूगोल बनाती है, समझ लें, तो इसी में से भारत सबको मालूम है प्रकृति की दृष्टि से बहुत ज्यादा वरदान प्राप्त है प्रकृति का। 2% लैंड मास, 16% वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का कस्टोडियन भारत है। जब ये होगा तो डाइवर्सिटी, विविधता यहाँ की विशेषता हो जाएगी। जब ये हो जाएगी तो परस्पर इंटीग्रेशन होता रहेगा, तो उसका एक मूल तत्व हो जाएगा विविधता। मतलब विविधता को स्वीकार करना, विविधता के साथ मेल बैठाना, तो विश्वास और संवाद उसका आधार बन जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो जो उसके कारण समाज के मानस पर उस कलेक्टिव जीवन की मेमोरी रहेगी पेस्टेड, वो संस्कृति हो जाएगी, तो इंक्लूसिव हो जाएगी, तो भी संस्कृति हो जाएगी। मैं भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम जो कह रहे हो शायद वहाँ ऐसे ही होता होगा,
कि अब कहेगा असम में बहुत पानी बरसता है, तो राजस्थान का आदमी समझेगा हाँ होगा, बरसता होगा। वो इस बात को कंटेस्ट नहीं करेगा, नहीं गलत बोलते हो, देखो हमारे यहाँ कहाँ है, ऐसा थोड़े होता है। तो हमारे यहाँ कहाँ है, यही ऐसा, बाकी सब ऐसा ही होगा। ये हुई ही संस्कृति। तो ही संस्कृति और भी संस्कृति में भारत एंडोर्ड है भी संस्कृति, और राति इसीलिए स्वभाव बना, इसीलिए कंट्रीब्यूट करना हुआ। इसलिए यहाँ के राष्ट्र की पहचान वो भी संस्कृति के हो गई। तो दुनिया भर के लिए शुभ भी ये है। अब इसमें कई कारणों से सिविलाइजेशनल आधार पर सोचेंगे तो एक चित्र है, हिस्टोरिकल देखेंगे तो एक और चित्र उभरेगा। सिविलाइजेशनली देखेंगे तो जो हिस्टोरियोग्राफर का उदाहरण कई बार आता है, जो मुझे मालूम पड़ा था राम साठी जी के सत्संग से हैदराबाद के संघ कार्यालय पर, उसमें यही था कि 5000 साल में क्या, अगर देखेंगे 10 सिविलाइजेशंस का एनालिसिस कलेक्टिवली, तो हम पाएंगे कि लॉन्गेविटी ऑफ एनी सिविलाइजेशन हैज नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2400 ईयर्स। केवल भारत और चीन ही है जो उससे ज्यादा इलोंगेटेड रेन है ऑफ सिविलाइजेशनल लाइफ का। उसमें भी आप गौर करेंगे तो 400 साल से ज्यादा विदेशी हमला हुआ हो और सहकर बचा रहा हो, ऐसा सिविलाइजेशन भी दो ही है, भारत है और चीन है। बाकी सब तो मिट गए। आज का मिस्र फराउन के समय के मिस्र की कोई स्मृति न रखता है न स्वीकार करता है। हमारे यहाँ राम और कृष्ण तो स्वीकार किए जाते हैं, माँ काली दुर्गा सब स्वीकार, आदि पराशक्ति स्वीकार की जाती है। ये जो स्मृति है, इस स्मृति पर आघात हुआ। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस दिशा में हम पड़ गए, क्योंकि इनिमिकल इंटरैक्शन था, सब्जुगेटरी इंटरैक्शन था। अब ये सब मानो हुआ तो जब नेशनल वाइटलिटी थकान से और अर्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए प्रमाद से अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के सेंस को डाइल्यूट कर लिया। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का ध्यान कम रहा, रिलीजियस सॉवरेनिटी बनी रही, कल्चरल सॉवरेनिटी बनी रही। ये जो डाइकोटमी हुई, और इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो उसके कारण जो आज़ादी जब मिली, तो उस आज़ादी जब मिली तो उस समय भी संस्कृति का द्वंद्व था। 3 तरह की ताकतें थी आज़ादी के समय। एक, बस भारत एक राष्ट्र रहा ही नहीं है कभी, राष्ट्र की कल्पना उनको नेशन स्टेट ही मालूम थी। नेशन स्टेट तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल यूनिट हुआ, भारत का राष्ट्र तो जियो कल्चरल यूनिट होगा, तो इंट्रिंसिकली डिफरेंट रहेगा। इस पर बिना ध्यान गए 3 तरह की ताकतें हो गई। एक, भारत में तो 17 प्रकार की नेशनैलिटीज है, इसलिए 17 संविधान सभाएं बननी चाहिए, ऐसा कहने वाले तो फोर्सेस कम्युनिस्ट थे, उनके ही बगल बच्चे के नाते सोशलिस्ट भी थे। दूसरा था जो कांग्रेस का पुरस्कर्ता कहा जा सकता है, किसका था पता नहीं, ये कि बस भारत एक नया राष्ट्र है, 1947 15 अगस्त से पैदा हुआ है। ये दूसरी अवधारणा थी। इसलिए अतीत से कटो तो विकास करो। अतीत तो बर्डन है, तो रिजेक्टिंग, पहले भी दूसरी भी ताकत ने अतीत को रिजेक्ट करने की कोशिश की। तीसरी एक मिनिस्क्यूल ताकत उभरी, वो थी भारत एक राष्ट्र है, एक जन है, प्राचीन राष्ट्र है, वैभव संपन्न अतीत है, हिंदू राष्ट्र है। एक ये ताकत बनी, ये बहुत क्षीण ताकत थी। क्यों? क्योंकि वो जो सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में बता रहा था
उस कंटेक्स्ट में नेशनल वाइटैलिटी थकान के कारण, अर्थ के प्रमाद के कारण कम होती गई, और कम होने के कारण जब नेशनल वाइटैलिटी कम होगी तो अनेक तरह की एबरेशंस उत्पन्न होंगी, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय। ये इनकी स्थिति अलगाववाद की ओर जाएगी। इनकी स्थिति जब जीवनी शक्ति मजबूत रहेगी तो विविधता का कारक तत्व रहेगी, और जब जीवनी शक्ति कमजोर रहेगी किन्हीं भी कारणों से तो यही अलगाव का कारक तत्व बन जाएगी। तो विभाजन की मानसिकता को आप गौर करेंगे, इस संदर्भ में एनालाइज करिएगा तो एक तत्व आपको, उसमें से भी एक तत्व दर्शन होगा कि क्या हुआ। और मान लो वो हुआ, हो तो गया, अब ऑपरेट करने के लिए लॉन्चिंग पैड तो मिला भारत को अपने ढंग का, और उसमें कंफ्यूजन तो था ना, तीनों फोर्सेस की बात मैंने कही, तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ कि सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स का, नेशनल डिस्कोर्स का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का की वर्ड, जो बस वर्ड बन गया वो सोशलिज्म बना। अब मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ, जब आप सिविलाइजेशनल विचार करेंगे ना तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 60 वर्ष का एक चरण होता है, हर वर्ष का एक एक नाम होता है। षष्ठी पूर्ति जब करते हैं तो फिर से सभी संस्कार किए जाते हैं, षोडश संस्कार का कारण भी यही है कि 60 वर्ष बाद वही 60 वर्ष बाद वही वर्ष का नाम फिर आएगा। अब इसके भी दो खंड मान लें तो उस नेशनल वाइटैलिटी, सिविलाइजेशनल मार्च को आप इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे तब ध्यान में आएगा कि सबसे कमजोर था नेशनल वाइटैलिटी 1750 to 1850, थकान भी थी, प्रमाद भी था। 1850 से फिर उड़न खटोला ऊपर चढ़ने लगा, वो जब चढ़ने लगा तो उसी 1850 के बाद आप देश का इतिहास देख लीजिए, वासुदेव बलवंत पढ़ के हो तो चापेकर हो तो कौन नहीं, वांचीनाथन होंगे, कट्टबोमन होंगे, कहाँ पूरे देश के एक्सपेंशन आप देखिएगा, और वो चलता गया है 60 वर्ष। उसका डायमेंशन बदला है, मास मूवमेंट बना है 1920 ऑनवर्ड्स, उसकी नींव डाली थी लोकमान्य तिलक के द्वारा, और वो होकर के आप देखेंगे 1950 बनेगा 30 साल। तो 1950 में हम अपने कोर्स लेने के लिए आंशिक तौर पर स्वतंत्र हुए, लेकिन जो संग दोष था उसका परिणाम हुआ है, इसलिए वो 3 ताकतों की बात मैंने कही। अब ये चला, लेकिन जो तीसरी ताकत थी राष्ट्र की अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना सिविलाइजेशनल एसेशन, अपना सिविलाइजेशन मार्च का डायनामिक्स, ये सब आप देखेंगे तो 1980 होते होते बदल गया और ताकतें भी बढ़ती गई जो राष्ट्र की प्रतिनिधि ताकतें थी। उसके कारण सेक्युलरिज्म became the watchword, buzzword of all those elements who were contaminated with colonialism. पहचान का विभ्रम, राष्ट्र क्या है, अब ये चला है 30 साल 2010 तक। उसके बाद अब जो पर्व है वो राष्ट्र की चेतना के अनुरूप है, तो वो हुआ हिंदुत्व। अब हिंदुत्व यानी क्या, तो देश की कलेक्टिव स्मृति का वही परिपाक, वो क्या है, तो 5 बातें नमूने की बताता हूं। 1, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा। कोई भी उपासना पद्धति से उसी परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये श्रद्धा, क्योंकि वो आंतरिक प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया नहीं है। इसलिए चाहे वो हम ब्रह्मास्मि की साधना में लगे हुए श्रमण श्री रहे होंगे, चाहे सामान्य से व्यक्ति भी रहे होंगे, तो ये मोटे तौर पर हमारी समझ बनती है। तो एक पहला। दूसरा कि एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमेट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा, एक डाल दो पंछी ने बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला।
उसी में से कर्म विधान हुआ। गुरु की करनी गुरु भरे और चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। एग्लिटेरियनिज्म का एपेक्स। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। इसलिए हिंदुत्व इज प्रोपाउंडर ऑफ इको फ्रेंडली इकोनॉमिक ऑर्डर। इसलिए स्वदेशी और डिसेंट्रलाइजेशन ही भारत की पहचान के अनुरूप राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था होगी। चौथा, मातृत्व के इनहेरेंट गुण के कारण महिला नारी समाज में विशेष आदर का पात्र। और पांचवा, खाओ पियो मौज करो मर जाओ ही जिंदगी का अंतिम मकसद नहीं है। इसके परे भी, इससे ऊपर भी कुछ मकसद है। इसका झीना झीना एहसास मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। यही है इंक्लूसिव जो हिंदुत्व है। तदनुसार ही भाषा भूषा भोजन भवन भेषज भोजन की रचनाएं भारत में गतिशील भी रही हैं, परिवर्तनशील भी रही हैं, देश काल के अनुसार रही हैं। इसका विचार अगर कर लेते हैं तो आगे की यात्रा का अर्थ सुगम हो जाएगा और तब उसके अंतर्गत हम भी अपना कर्तव्य निर्धारण करेंगे। तो जो फैज भाई ने बताया, वो देश की चिट्ठी का एसर्शन कहिए, विराट का एसर्शन कहिए। बदल रही है चीजें। इस बदलते युग को समझें, हम भी अपने अधिष्ठान पर आस्था और विश्वास करें। तो भूगोल नहीं बदलता, राजनीतिक सीमाएं तो बदलती हैं। इसलिए पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या बाकी श्रीलंका हो या नेपाल हो, ये कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं है। चीन का ही आप देख लीजिए, कहाँ है भैया चीन की दीवार? दीवार कहाँ बनाया जाता है? दीवार तो वहीं बनाते हैं ना जो और हो। वहां तक तो चीन की सीमा उतनी है। ग्रेटर वॉल ऑफ चाइना, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इसी तरह से भारत की भी दिशा वो है, भारत की गति बढ़ाना हमारा काम है। उसमें जो पहली बात हमने शुरू की थी, मोनोलिथ नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी वाली कम्युनिटी नहीं है। तो इसको भी पहचान के लिए मूलतः अखंड भारत की प्राप्ति का सबसे एक मजबूत कदम और आवश्यक काम वो है विश्वास और संवाद। और जो रास्ता है, बस एक बात कह के पूरी करता हूँ। दुर्गा जी और काली जी, नवरात्रि आ रही है। रक्तबीज का प्रसंग आपको याद होगा। रक्तबीज के लिए यहीं आप कभी जाएं उत्तराखंड में तो काली नदी है गुप्तकाशी के नीचे, वहीं पर एक कालशिला है। वहीं अवतरण हुआ था शुंभ निशुंभ के वध के लिए। उसी प्रसंग में रक्तबीज भी आया था। वही नीचे घाटी है काली नदी की, उसी में 64 योगिनियों ने घेर लिया था और वहीं पर दुर्गा ने संहार किया था। लेकिन दुर्गा के हाथ थकने लगे थे, क्योंकि नया रक्तबीज पैदा होता था जहां रक्त का कतरा भी जमीन पर गिर जाता था। तब दुर्गा ने आह्वान किया था, तब काली जी आई थी। तो रक्त को जमीन पर गिरने न देते हुए विद्यमान रक्तबीजों का संहार दुर्गा कर सकी। दुर्गा है राजसत्ता, काली है समाज सत्ता। तो दुर्गा का काम दुर्गा करे, काली का काम काली करे। उस काली के काम के अंतर्गत हम भी काली उपासक के नाते अपनी भूमिका निभाएं। तो ये ध्यान रखें। तो राजनीतिक सीमाएं तो बदलती रहती हैं, उसके लिए शक्ति, बुद्धि, युक्ति तीनों की आवश्यकता है। तदनुसार दुर्गा जी और काली जी के हम उपासक हैं। हम सफल होंगे ही, यह नियति है। यही कहता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद गोविंद जी। राष्ट्रीयताओं को हम लोग भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहते हैं। दुनिया में जो आज स्थापित है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म, उसके स्थान पर मानवता के हित में
जियो कल्चरल नेशनलिज्म है। आज आदरणीय गोविंद जी का वक्तव्य भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाला है। जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो उसमें जो प्रकार प्रकार के विभेद होते हैं उनकी चर्चा की गुंजाइश नहीं होती, और गोविंद जी ने वो नहीं की। डॉक्टर फैजी हमारे बीच हैं, वो एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता से पगा हुआ एक समुदाय जो ऐतिहासिक कारणों से एक प्रकार से विदेशी कर दिया गया और उस दुर्भाग्य की एक स्थायी लकीर खींच दी गई भारत विभाजन के रूप में। डॉक्टर फैजी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के समय की सीमा होती है 10:30 से 12 तक हम मिलते हैं, 12 बज चुके हैं, लेकिन डॉक्टर फैजी यहीं रहेंगे। हम जब उठेंगे चाय पानी लेंगे तो अंदर राउंड टेबल रूम है, वहाँ वो बैठेंगे, हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। 2 परिचय करने हैं मुझको। हम सब के बीच में अपने विचार परिवार के वरिष्ठतम और आदरणीय मदन दास जी हमारे बीच हैं, पीछे बैठे हैं ना। हाँ, चले गए। अच्छा, बैठे थे, अभी उनके बैठने की मर्यादाएं हैं, ऊपर चले गए हैं। और अपने दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय नरेश जी, जो बैठे हुए हैं। आप इंग्लैंड में रहते हैं, अभी आए हुए थे, तो हम लोगों को सौभाग्य मिला कि उनका सानिध्य हमें मिला है। अभी दीनदयाल शोध संस्थान के जो अपने यहाँ जनरल मैनेजर हैं श्री अमिताभ, वो हमको सबको धन्यवाद देंगे, आगे की सूचनाएं देंगे, तो उसके बाद हम सब लोग यहाँ से जा सकेंगे। श्री अमिताभ। आप सभी आत्मीय स्वजन हम लोगों के निवेदन पर यहाँ पधारे, आपका हृदय से आभार। आदरणीय महेश जी ने जैसा बताया कि ये लगभग 3 दशकों से एक प्रयास आदरणीय महेश जी के ही संकल्प से हम लोग इसको कर रहे हैं, नियमित बैठते हैं यहाँ पर। और ये वर्ष पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने भी इसको विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। संस्थान आदरणीय महेश जी के नेतृत्व में इसको लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से कर रहा है। अखंड भारत परिसंवाद, अखंड भारत मेरी जितनी सोच है, मतलब हमने जनसंख्या तो कोई अपनी, पर संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल उधर गया, उस क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा उपजाऊ चीज़ें या संसाधनों से युक्त चीज़ें हमारी चली गई। तो वास्तव में जनसंख्या का स्थानांतरण जो हुआ, जो उसके साथ में परेशानियां आई वो तो थी, पर संसाधनों का भी बंटवारा हुआ, ये एक दुखद था। आज हमने विचार सुने, आदरणीय गोविंदाचार्य जी को सुनना हमेशा एक ट्रीट होता है। जिस सहज भाव से वो विषय को रखते हैं और साथ में जिस तरह से तथ्यों के साथ उस विषय को रखते हैं, तो वो हमेशा से ही ऐसा रहता है कि दिमाग के अंदर छप जाता है। और आज जैसा कि उन्होंने ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली बात कही, आज हम जिस जगह बैठ के कर रहे हैं, ये श्रद्धेय नाना जी और पूजनीय गुरु जी ने ये जितने आपके यहाँ म्यूरल्स लगे हुए हैं, एक से लेकर इधर 19 तक, ये भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बताते हुए और फिर उनका एक विवेचन भी है। और ये एकात्म भारत आदरणीय अपने महेश शर्मा जी जो एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उसके में अपना होता है, तो ये यानी एक इस फॉयर एरिया में अगर एक आदमी आता है तो उसको लगना चाहिए कि क्या एकात्म मानव दर्शन है, क्या हमारी आइडियोलॉजी है। पूजनीय सत्संग पूजनीय गुरु जी का जो ये चित्र है इसी भवन का है और इस जगह पे उन्होंने हवन किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। फैज़ अहमद साहब ने बड़ा उत्साही अपना एक विचार रखा और बताया कि किस तरह से पसमानदा मुसलमान वास्तव में वही देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उन्होंने नाम लिया। तो वास्तव में देश में समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान केवल वो नहीं है जो बाहर वाले ही आए और उनको ही हम प्रायोरिटी देते रहे हैं।
बड़ी अच्छी बात रखी, आप सभी आए, आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ, उधर सामने अवनींद्रनाथ टैगोर जी, यानी भारत माता का चित्र आप लोगों ने झंडा लेके देखा होगा, पर ओरिजिनल चित्र भारत माता का ये शांति निकेतन वहाँ का है और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। तो कुल मिला के आप भवन में देखेंगे ये अपने चित्रकूट की गतिविधियां हैं। नाना जी का अपना चित्र यहाँ पे अपना जो भारत रत्न को मिला वो राम दर्शन हमारा, वो साहित्य दीनदयाल शोध संस्थान मतलब दीनदयाल जी के ऊपर, नाना जी के ऊपर, और उसके अलावा भी जो अपना साहित्य है। तो कुल मिला के इस फॉयर एरिया में आने के बाद में जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो पूरे भाव यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। जो कोई आते हैं तो उनको कम से कम देखने मात्र से ही, ये दीनदयाल जी की टाइमलाइन ऊपर, पूरा दीनदयाल जी का टाइमलाइन, तो इस तरह से इसका प्रयास किया गया है। आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी का यहाँ प्रवास था, हम लोगों की साधारण सभा की बैठक थी, उसमें पधारे थे। आपका नियमित यहाँ पर अपना दीनदयाल शोध संस्थान को 3 दशक का आपका भी साथ है। नाना जी से लंदन में भेंट हुई थी और उसके बाद फिर DRI के होके रह गए। आज DRI यूपी के नाम से जो DRI का विदेशों में हिस्सा है, आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी उसको देखते हैं। और चित्रकूट में एक दंत चिकित्सा विभाग है, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट पूरा जिस तरह से पहले से ही डेवलप है और अभी आगे बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो ऐसे डॉक्टर नरेश शर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने मंच में जो सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः बार बार आप लोग पधारे हैं, वैसे भी आए, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। चाय और जो लड्डू का अपना है बाहर अभी यहाँ पे लगाते हैं, आप सब आएंगे। एक बार कल्याण मंत्र के साथ में हम लोग बैठक को समाप्त करेंगे। बैठिए, बैठे रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।